नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। आज हम डिबेट करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के मुद्दे को लेकर। आज दिन भर सभी न्यूज़ चैनल ने यही दिखाया है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में लोग शामिल किए गए हैं। साथ ही शाम 6 बजे से किस तरह से नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हुई है। एक बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम भी हुआ है जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार मेहमान पहुंचे थे। फोरकोर्ट में राष्ट्रपति भवन में एक बहुत व्यापक समारोह का आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति भवन में खुले आकाश के नीचे नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी विवेक शर्मा भी आज चर्चा में शामिल रहने वाले हैं। साथ ही हमारे साथ मेहमान स्टूडियो में मौजूद है सुदर्शन ठाकुर जी। देश में होने वाली हलचलों पर पैनी नज़र रखते हैं, जानकारी रखते हैं। आइए विवेक, चर्चा की शुरुआत करते हैं सुदर्शन ठाकुर के साथ। सुदर्शन जी, किस तरह से आप देखते हैं आज नरेंद्र मोदी की ताजपोशी हुई है और एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया फोरकोर्ट में और 3 से 4 हज़ार मेहमानों को वहां पर बुलाया गया था। किस तरह से आज की हलचल को आप देखते हैं? देखिए, आज से अभी से मोदी युग शुरू हो गया। तो इस ओथ टेकिंग सेरेमनी पे अगर हम देखें तो इस बार जो थोड़ा सा एक मायूसी हमें ये दिखने को मिलेगा, युवा मंत्री हमारे बड़े कम है। अगर हम कंपेयर करें पिछले सरकार से, कांग्रेस के सरकार से, तो मोदी सरकार में ज़रा युवा चेहरे बहुत कम है। हालांकि उन्होंने 2-3 युवा जो रखे हैं। पीयूष गोयल एक सोशल नेटवर्क जो चलाते थे मोदी के, जो इंटरनेट और सोशल फेसबुक वगैरह में थे, तो हालांकि वो बने हैं। लेकिन इसमें बड़े बीजेपी के देखिए रूडी साहब थे, वो बहुत नेशनल बीजेपी के बड़े अच्छे हैं, उनका है। और शाहनवाज हुसैन जो थोड़े से कम वोटों से आ रहे हैं। और एक इसमें यह है कि मुख्तार अब्बास नकवी, वो शायद मुझे लगता है वो दाऊद के स्टेटमेंट करके शायद उनको दरकिनार कर दिया गया हो जी। उसके जगह पे उन्होंने नजमा हेपतुल्ला को ले, हाँ जी। और अनुराग ठाकुर थे जी। और हिमाचल के अंदर, और वो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा मोर्चा के, तो एक आस ये लगा के बैठे थे कि कुछ ना कुछ अनुराग ठाकुर युवा मंत्रिमंडल होगा मोदी खेल का, मंत्री और युवा मंत्री अनुराग ठाकुर बनेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। खास करके थोड़े से हिमाचल में अगर देखिए, हिमाचल के लोग थोड़े से मायूस है क्योंकि इस बार देखिए पहली बार वो 4-0 से स्वीप करके आए थे। तो ये है, अब ये एक इसके ये अगर ये बात भी चर्चा है कि नड्डा जी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते बीजेपी के, वो थोड़ा सा वो कवर करेंगे जी। तो इस तरह से हिमाचल को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, जो कयास लगाया जा रहा है कि नड्डा जी शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। थोड़ा सा ये भी है कि इसमें गुटबाजी भी कम करेंगे क्योंकि शांता कुमार जी भी देखिए वो एक ग्राउंड लेवल के बीजेपी के संस्थापक में से एक है, बहुत नॉलेज रखते हैं और बड़े क्वालिफाइड लीडर है, तो उनको भी दरकिनार नहीं कर सकते थे। तो इधर से राम स्वरूप जो जीत के गए, उन्होंने भी मुख्यमंत्री के मैडम को हराया है। तो वहाँ पे इनफैक्ट हम कहें कि 3 कंटेंडर थे मिनिस्टर बर्थ के लिए। तो थोड़ा सा मायूसी हिमाचल के लिए ज़रूरी है। और उत्तराखंड में भी थोड़ा सा उनको भी नहीं मिला है। इधर चलो राजस्थान वगैरह बिग स्टेट्स हैं। तो कुल मिला के देखिए अभी तो हम कुछ क्रिटिक्स तो स्टार्ट में करेंगे नहीं, आज से शुरू है। लेकिन एक ये है, मोदी सरकार के पहले दिन ही आज देखिए हमारे रेल में कुछ लोग मर गए एक्सीडेंट्स पे। रेल के जो देखिए खड़ी गाड़ी पे टक्कर मार दिए, तो वो देखने लायक है। अब कल से देखेंगे। सदानंद गौड़ा जी को मिला है रेल मंत्रालय। विवेक, साथ ही साथ जो विरोध करने वाले लोग हैं नरेंद्र मोदी को, वो इस बात को लेकर सुदर्शन जी विरोध कर रहे हैं कि इतने लंबे चौड़े व्यापक कार्यक्रम के आयोजन की जरूरत नहीं थी, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी शपथ समारोह को लेकर। क्या राय देंगे? देखिए, ये तो इनका अपना है, थोड़ा सा भी इसको आप देखिए एकोमोडेट भी करना है। बड़े फर्स्ट टाइम ये बीजेपी वाले आए हैं, फुल मेजोरिटी पे आए हैं। तो अभी फिलहाल इन्होंने देखिए इसका काफ़ी लोग अभी भी नाराज़ थे कि हमें इनविटेशन कार्ड्स दिए आए हैं। बहुत सारे चंडीगढ़ के अंदर ही देख रहे थे कि चंडीगढ़ में 2 लोगों को इन्विटेशन कार्ड आया, तीसरे को नहीं आया। तो इस पर गुटबाजी चल रहा था। तो हाँ, इसको एक देखिए, इस पे जो मैं देख रहा हूँ सार्क के नेताओं को इन्होंने बुलाया है। तो इसमें ये जोड़ना चाहता हूँ कि इसको चाइना के जो प्रीमियर है उनको भी बुलाना चाहिए था। वो भी हमारे भी जेठ पड़ोसी हैं। तो अगर उनको भी बुला लेते तो हमारे जो बायलैटरल जो डायलॉग्स है उस पर भी काफ़ी इंडिया को
काफ़ी उस पे मतलब देखिए चाइना के साथ हमारा लद्दाख में है, उधर अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी उन्होंने हमारी ज़मीनें दबाई हुई है, तो उनको भी बुला लेते तो शायद बीजेपी या सरकार के लिए थोड़ा सा कुछ और अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बार काफ़ी अच्छा संदेश देने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी ने। कहीं ना कहीं उनकी ये पहल रही है किस्म से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि अब वो आ गए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है अच्छे बनेंगे, और इसी को लेकर उन्होंने ये दर्शाया है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है ताकि संबंध आगे जाकर और भी मधुर हो जाए। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय तो ये तो फिलहाल हमारे जो बाउंड्रीज के जो कंट्रीज़ है उनको है। अंतर्राष्ट्रीय पे अगर हम जाए, हमारे एक्चुअली में तेल कहाँ से आ रहा है? सऊदी अरब से आ रहा है। गल्फ कंट्रीज़ के साथ आपका क्या रिलेशन होगा, क्या फॉरेन पॉलिसीज़ होंगे, वो तो अभी कुछ नहीं है। तो अमेरिका के साथ क्या रिलेशन है, वो तो सिर्फ टेलीफोन पे आपके कांग्रेचुलेशन एक्सचेंज हुए हैं। अमेरिका के साथ क्या है वो वक्त बताएगा। बाकी यूरोपियन के साथ आपके क्या है, देखिए यूरोप कंट्रीज का भी अभी कुछ नहीं है। तो ये हमारे सार्क के इमीडिएट पड़ोसी है, ठीक है, रिलेशन हमारे पड़ोसियों के साथ थोड़ा सुधरे। और इंटरनेशनल उस पर अगर हम देखें, डिप्लोमेसी बहुत काम करेगा कि ये कैसे करते हैं। अभी तो हम कुछ इन्होंने किया नहीं, इनके फॉरेन डिप्लोमेट्स कौन होंगे, एम्बेसडर्स कौन कौन भेजते हैं, ये वक्त बताएगा। लेकिन हाँ ठीक है कि इन्होंने जो सार्क के जो कंट्रीज के हेड बुलाए। कुल मिलाकर अगर कहें तो मोदी का शपथ समारोह जो पिछले शपथ समारोह हैं उनसे काफ़ी अलग रहा है। उन्होंने एक अलग पहचान देने की कोशिश की है, एक अलग नज़रिया यहाँ पर पेश किया है। हाँ जी, पहले क्या था, पहले देखिए राष्ट्रपति भवन के इनसाइड होता था, वहाँ पे स्पेस की भी कमी है, उस बड़ा सिंपल सा रखते थे प्रोग्राम, और 200-300 मेहमानों को बुलाते थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट गेस्ट लिस्ट होती थी। नहीं, इनफैक्ट ये क्या हुआ, बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया, इन्होंने बाहर बुलाए, इनके बड़े से बड़े बड़े नेता बाहर रह गए। अब चंडीगढ़ में देखिए, आज तो वहाँ पे चंडीगढ़ में टंडन और सत्यपाल जैन के बीच में लड़ाई हो रही थी जी। वो एक गुट वाले कहते हैं जैन साहब को इनविटेशन नहीं आया। इनफैक्ट इसी से देखिए आप स्पेसिफिक किसी को इनविटेशन कार्ड देते हो, किसी को इग्नोर करोगे, वो एक इनफैक्ट गुटबाजी है जी। हाँ, तो इनको थोड़ा सा सिंपल और सोबर। साथ ही सुदर्शन जी जब मंत्रिमंडल पर नजर डाले तो देखते हैं कि गुटबाजी जो है, सवाल उठाए जा रहे हैं कि जो चुने हुए चुनिंदा चेहरे हैं मंत्रिमंडल में, वो गुटबाजी का नमूना पेश करते हैं। किस तरह से, जिस तरह से हिमाचल को मायूस किया गया, उधर वसुंधरा राजे नाराज दिखी, अरुण जेटली को जिस तरह से बिग गेनर बनाया गया, ये भी मोदी की गुटबाजी का क्या नमूना पेश करती है? आरोप जो है विरोधी दल वो लगा रहे हैं। देखिए पर्दे के पीछे अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी का जो राइट हैंड है शुरू से, जो डिफेंस भी करते आए, चाहे कोर्ट हो चाहे पॉलिटिकल हो, हर जगह, वो अरुण जेटली है। अरुण जेटली का ये था कि वो चाहे अमृतसर से हारे या जीते, वो अच्छे पोजीशन पे आएंगे जी। तो ये जग जाहिर था, चाहे अरुण जेटली इधर, अभी आप कभी फाइनेंस मिनिस्टर बनाते थे, कभी आप लॉ मिनिस्टर बनाते थे अकाली दल वाले, तो बाकी जो है वो अभी थोड़े दबे हुए, क्योंकि मेजोरिटी आया, थोड़ा सा मोदी लहर भी है। जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी हैं, आडवाणी जी हैं, उनको शामिल नहीं किया गया। सवाल उठाया जा रहा है कि जोशी जी क्यों नहीं है मंत्रिमंडल में। देखिए इनफैक्ट आप ना जोशी जी को इग्नोर कर सकते हैं बीजेपी के अंदर, ना आडवाणी जी को इग्नोर कर सकते हैं जी। देखिए इनके लिए इन्होंने कुछ ना कुछ रखा होगा, चाहे राष्ट्रपति पद या उपराष्ट्रपति पद के इनको कंटेंडर बनाए होंगे। फिर इन्होंने एक जो अभी मिनिस्ट्री में इन्होंने कुछ रखे एज ग्रुप कि 85 से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए हम कुछ करेंगे। आप ये जो लोग हैं, इन्होंने बीजेपी को बच्चे की तरह पाला, और जो आज बीजेपी है वो 3-4 लोगों की वजह से है। मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी है जी। तो इसमें यह है कि वो नाराज तो नहीं हो सकते, लेकिन उनको कुछ ना कुछ इन्होंने पूरा सेटिंग किया होगा। कहीं ना कहीं बीजेपी ने रोटेशन पॉलिसी भी एक रखी होगी, जिस तरीके से उन्होंने इस बार का जो कैबिनेट ने अभी शपथ ली, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि रोटेशन उन्होंने एक रखी होगी इसमें जरूर कहीं ना कहीं, ताकि 2 साल बाद चाहे बदलाव दिया जाए। 2 साल नहीं, इनफैक्ट ये कहते कि हम 1 महीने के अंदर रिशफल करेंगे, गवर्नमेंट नए चेहरे लेंगे, क्योंकि वो राजस्थान के वसुंधरा राजे जी को भी इन्हें सेटिस्फाइड करना था। शिवसेना का भी एक इशारा था कि बहुत जल्दी विस्तार होगा मंत्रिमंडल का। ये जो मंत्रिमंडल है, इनफैक्ट आप देखिए जहाँ जहाँ पे विधानसभा चुनाव है जी, उसको भी मद्देनजर रखे हुए इन्होंने। देखिए यहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर पंजाब में दिया है, हरियाणा में दिया है, दो कैबिनेट जो विधानसभा को देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं। अब असम से भी इन्होंने 7 सीट्स लेके आए, तो असम में भी इन्होंने दे दिया, तमिलनाडु के कन्याकुमारी पे भी वहाँ पे मिनिस्टर बन दे दिया है। तो वो थोड़ा सा ये अपना थोड़ा फैलाव भी देख रहे हैं और इलेक्शंस को भी देख रहे हैं विधानसभा के जी जो आने वाले हैं जी। मंत्रिमंडल में बिग गेनर्स किसको मानेंगे सुदर्शन जी? स्मृति ईरानी, अरुण जेटली या नितिन गडकरी?
देखिए अरुण जेटली ने तो बनना ही था बीजेपी की, अगर चाहे कोalition गवर्नमेंट हो चाहे वो फुल फ्लेज पे आए। अरुण जेटली का अगर मोदी प्रधानमंत्री है तो अरुण जेटली ने बनना था। और स्मृति ईरानी है कि उनको भी थोड़ा सा राहुल गांधी के अपोजिट पे वो इलेक्शन लड़े थे, लेकिन बड़ी गेनर यहाँ पर रही है, अगर हम कहें तो बड़ी गेनर। उसके बाद नजमा हेपतुल्ला जी है, वो भी खैर इनफैक्ट 1940 बर्थ है उनका, काफ़ी बुजुर्ग है। लेकिन क्या है कि मुख्तार अब्बास नकवी का जो रोल था, जो उन्होंने कहा था कि दाऊद जैसे लोग भी अब बीजेपी में आने वाले थे, दाऊद वो शाहनवाज हुसैन और मुख्तार नकवी के जगह पे इन्होंने हेपतुल्ला जी को दे दिया। कहीं ना कहीं सुदर्शन जी लग रहा है कि स्मृति ईरानी को सुषमा जी के बगल में लाया जा रहा है, क्योंकि भाजपा में अगर कोई बड़ा नाम इस समय आ रहा है तो सुषमा के बाद स्मृति ईरानी का आ रहा है। सुषमा स्वराज का देखिए उनका भी बीजेपी के अंदर काफ़ी वो है, इन्फ्लुएंस है जी। तो वो काफ़ी टाइम से चुनाव जीतते आए, विदिशा से चुनाव जीत रहे हैं, उनका भी अपना गढ़ है। अभी स्मृति ईरानी का ये है कि वो राज्यसभा के मेंबर है जी। उनका कोई पार्टिकुलर लोकसभा में है नहीं कि वो उनको तो कभी चांदनी चौक में डाल देते, कभी अमेठी में ला देते, उनका कोई ग्राउंड बेस एक्चुअली में है नहीं। हाँ वो एक अच्छे बोलने वाले हैं बीजेपी के अंदर और वो एक चेहरा है। और इसमें एक देखिए रामविलास पासवान, बिगेनर में रामविलास पासवान की बात देखिए, गलियारों में क्या है कि रामविलास पासवान को कहते हैं जहां ये हवा के रुख को पहचानते हैं। जी बिल्कुल। जब ये आए पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने कांग्रेस के गवर्नमेंट में मंत्री बनना था लेकिन हार गए। जी। तो अभी वो अपने लड़के का थोड़ा सा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कहा था कि हम बीजेपी से गठबंधन कर लेते हैं। जी, चिराग पासवान। हाँ जी। और एक अपने राव इंद्रजीत सिंह जो थोड़े से टाइम पहले कांग्रेस छोड़ के गुड़गांव से आ गए थे, वो भी बिगेनर है। हाँ जी, मिनिस्टर बन गए। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, बिहार में बड़ा ही अच्छा गेम जो सेट करने में भाजपा जो सफल रही है, जिस तरह से लोजपा के साथ उन्होंने गठबंधन किया, वहां से फिर इन्होंने पासवान साहब को मंत्री बना दिया। फिर एक हमारे पास है कुशवाहा जी, उनको भी इन्होंने बनाया है मंत्री, उपेंद्र कुशवाहा। तो बिहार को काफ़ी फोकस करते नजर आ रहे हैं नरेंद्र मोदी। देखिए बिहार में भी क्या है कि बिहार में ये जो इलेक्शन है वहाँ पे लोगों ने कहा है कि हम जो है लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी को वोट करेंगे जी। जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें फैक्टर्स देखेंगे, वो लोकल लेवल के आपके इश्यूज देखेंगे, वो कास्टिज्म देखेंगे, उधर जो एरिया वाइज है। अब तो नरेंद्र मोदी और नीतीश एक साथ आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें तो अब बिहार में बीजेपी के लिए अब होने वाली हैं। नरेंद्र मोदी और रामविलास पासवान, नीतीश और लालू यादव। हाँ जी। हाँ ये थोड़ा सा है, लेकिन इनका भी क्या है कि उतना वो नहीं रहेगा कि इनके जो हाँ एक मूवमेंट से दोनों साथ आए हुए हैं, लेकिन इनके जो आइडियोलॉजिकल थोड़े डिफरेंसेस, अगर लालू को जेल में डाला था वो नीतीश सरकार के टाइम में अंदर गए थे। तो ये सुशील मोदी काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं हालांकि वहाँ पर। हाँ जी, बिहार में वो विधानसभा का इनफैक्ट थोड़ा सा अपना तैयार कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा के लिए, लेकिन वहाँ पे जो विधानसभा का इलेक्शन होगा वो एक लोकल इश्यूज पे होगा विधानसभा के अंदर, बिहार के अंदर। इस बार पहाड़ी राज्यों को दरकिनार किया गया है, उत्तराखंड को भी दरकिनार कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं हम ये सोच के चल रहे थे कि पहाड़ी राज्यों को, खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पहाड़ी राज्यों को अगर समझना है तो हमें पहाड़ की नीतियों से समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोग ये मान के चल रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने अगर इस तरीके का वक्तव्य दिया है तो कहीं ना कहीं पहाड़ जो राज्य हैं उनके लिए कुछ ना कुछ खास ज़रूर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आज लोग निराश हुए। देखिए जो हिमाचल के अंदर अगर हम बात करें, जो अनुराग ठाकुर है, प्रेम कुमार धूमल उनके पिताजी, नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। इनफैक्ट वो राज्यसभा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उसके बाद जितने भी रैलीज हुए हमने कई बार देखा कि अनुराग ठाकुर जी मोदी के साथ में होते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि शांता कुमार जी बड़े मतों से जीत के आए, भारी मतों से। और शांता कुमार जी का ये है कि जब गुजरात में जो कांड हुआ था तब वो एक यूनियन कैबिनेट के अंदर वो मिनिस्टर थे जिन्होंने सरेआम नरेंद्र मोदी का विरोध किया था, शांता कुमार जी ने। तो वो पर्दे के पीछे शांता कुमार को थोड़ा सा मुझे लगता है वो चाहते भी नहीं होंगे और इग्नोर भी नहीं कर सकते। पार्टी के अंदर आप एक सीनियर लीडर को इग्नोर नहीं कर सकते। जी। तो अनुराग ठाकुर को कुछ ना कुछ तो मिलेगा, वो चाहे एक दो रिशफल के बाद, एक दो साल के बाद वो मंत्री परिषद पे तो आएंगे। जी। तो अनुराग ठाकुर अभी भी ऐसा लग रहा है कि मोदी की कैबिनेट में आशा उनके लिए मौजूद है। साथ ही स्मृति ईरानी का मैं फिर से जिक्र करना चाहूंगी, HRD मिनिस्ट्री की जो कयास लगाए जा रहे हैं, एक बड़ा मंत्रालय, बड़ा जिम्मा सौंपा जा रहा है स्मृति ईरानी को। शुरुआत से ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी के लिए सितारे बड़े अच्छे रहे। देखिए स्मृति ईरानी का देखिए वो भी इनफैक्ट एक टाइम क्रिटिक्स थे
जी अगर आपको याद हो तो उन्होंने भी मोदी का क्रिटिक्स किया था जी। लेकिन वो पिछले इलेक्शंस में और इस इलेक्शन में वो बीजेपी के एक मतलब नेशनल लेवल पे जो स्पोक्स पर्सन है, वो यूथ के एक लीडर उभर के आए हैं। जी जी। तो खास करके एक तो वो है और दूसरा वो अमेठी में जो राहुल गांधी को थोड़ा सा उन्होंने चैलेंज दिया, हाँ। वो मेन फैक्टर है। और अदरवाइज हमारे बीजेपी के अंदर 2-3 स्पोक्स पर्सन है, उनका भी नाम चल रहा था साउथ के जो है। तो लेकिन निर्मला सीतारमण जी उनको भी मंत्रालय दे दिया गया है। साथ ही पीयूष गोयल, एक जो युवा चेहरा है पीयूष गोयल आप कह रहे हैं, प्रकाश जावड़ेकर, उनको भी एक अच्छी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उमा भारती का भी रोल काफी अहम माना जा रहा है। मैं पीयूष गोयल पे आता हूँ। पीयूष गोयल क्या थे जी, ये ट्विटर, फेसबुक और जितने भी नेटवर्क्स है, सोशल नेटवर्क्स है और इंटरनेट है जी, ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात में बैठते थे, लेकिन दिल्ली से कौन चलाता था? ये पीयूष गोयल चलाते थे जी। जो ये यूथ पे जो सोशल नेटवर्किंग का जो बीजेपी का था, वो सारा कुछ पीयूष गोयल का था। इसके वो हेड थे, इंटरनेट के जो सोशल मीडिया के हेड थे, और काफी अच्छा लीड किया उन्होंने। तो एक ही है पीयूष गोयल को, इसका उनको मिल गया। और प्रकाश जावड़ेकर है, देखिए प्रकाश जावड़ेकर के लिए इस बार तो लड्डू आ गया, क्योंकि वो ना लोकसभा के ना राज्यसभा के हैं, लेकिन वो एक संस्थापक मतलब जो बीजेपी के सदस्य थे। और महाराष्ट्र में अगर हम देखें, प्रमोद महाजन के बाद उनका नंबर है प्रकाश जावड़ेकर का। और एक देखिए वो नेशनल स्पोक्स पर्सन भी मतलब काफी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। तो यहाँ पे प्रकाश जावड़ेकर के लिए मंत्री मतलब मिलना मतलब उनके लिए बड़ा लड्डू मिला है। सुदर्शन जी, जिस तरह से कैबिनेट पर हम चर्चा कर रहे थे, जो नाम और जो जिम्मा, जो संभावित जिम्मा सौंपा गया है उन नामों को, क्या आपको लगता है कि पूरा जो कामकाज है नाम के अकॉर्डिंग वो सही है और वहाँ से जो रिजल्ट्स हैं वो आएंगे? देखिए, इस पे मंत्री मंडल को अगर हम देखते हैं अभी जितने भी यहाँ पे, इस पे आधा से ज़्यादा लोग एक्सपीरियंस नहीं है जी। कुछ लोग थे जो वाजपेयी गवर्नमेंट में थे। तो अभी देखने को ये है कि देखिए क्या करते हैं। अब डिफेंस का है, अभी डिफेंस मिनिस्टर शायद प्रधानमंत्री के अपने पास है जी। हाँ जी, उस पर जो हमारा जो लार्जेस्ट बजट डिफेंस में जाता है। तो बाकी तो कुछ एक मिनिस्ट्री है जो काफ़ी मतलब सेंसिटिव है। अब डिफेंस में भी अगर हम देखे डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या है कि लद्दाख से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हमारे इतने अभी जो चीन ने जमीनें दबाई हुई है, घुसपैठ की हुई है। तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देखिए अभी तक क्या होता है, एक रोहतांग है वो 6 महीने के लिए बंद होता है। अगर सर्दियों के टाइम पे अगर अक्टूबर से अगर अप्रैल तक इस नॉर्थन सेक्टर से अगर कुछ हो जाता है तो हम हैंडीकेप्ड हैं। और इमीडिएट आप लद्दाख के दूसरी तरफ देखोगे, वहाँ पे एयर स्ट्रिप्स हैं, बड़े बड़े एरो जो डिफेंस के वो हैं, रेलगाड़ियाँ हैं, रोड्स हैं, वो उन्होंने पहुँचाई हुई हैं। तो एक इसमें देखना पड़ेगा कि डिफेंस में आपके क्या है, मतलब अपने पास रखते हैं या किसी को रखते हैं। बाकी हेल्थ में देखिए हर्षवर्धन को रखा हुआ है। तो हर्षवर्धन का भी चलो ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, उन्होंने पोलियो का जो दिल्ली में थे उन्होंने शुरू किया हुआ है। और स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री का जो है वो भी सही लग रहा है कि उनको है, वो पहले भी कर चुकी हैं काम। तो शायद उनके सदानंद गौड़ा को रेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया, ये थोड़ा सा अलग सा दिखता है। सदानंद गौड़ा देखिए वो पहली बार हुआ कि रेलवे मिनिस्ट्री साउथ में चला गया। तो उनको एक जो कर्नाटक में सीएम बनने के बाद थोड़ा सा उनको भी ये मिल गया। हाँ, 1-2 बार पहले भी कर्नाटका से बने थे। तो उसके बाद एक स्मृति ईरानी है, देखिए ये बड़ा चैलेंजेबल है। आप एचआरडी में मिनिस्ट्री है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। एचआरडी आप कैसे चलाते हो? बिल्कुल। हाँ, रविशंकर प्रसाद है, उनको टेलीकॉम मिनिस्ट्री मिली है। और राधा मोहन सिंह जो कि बिहार से भाजपा के सांसद, उनको कृषि मंत्रालय दिया गया है। तो जो नाम जो भले ही उनको एक्सपीरियंस नहीं है सुदर्शन जी, लेकिन ऐसा लगता है कि रिजल्ट शायद आने वाले हैं। देखिए ये एक्चुअली में जो ये दोनों लीडर है, ये बिहार से एक्चुअली मैं अभी कह रहा था कि वो विधानसभा इलेक्शंस करके इन्होंने कुछ देखे हुए हैं जी, कि कौन से स्टेट्स में इलेक्शंस कब आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने मिनिस्ट्री बना दिया। तो रवि प्रकाश जी भी ये देखिए, पहले इनका नाम चल रहा था कानून मंत्रालय पे जी। तो अब मिनिस्ट्री चेंज हो गया। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए सुदर्शन जी, कहीं ना कहीं अगर हम इस कैबिनेट की बात करें तो जिस तरीके से लोगों की अपेक्षाएं थी कि कहीं ना कहीं एक मजा हुआ कैबिनेट नरेंद्र मोदी गठित करेंगे, हालांकि कहीं ना कहीं कमी लग रही है। कि कमी इस बदौलत लग रही है कि जो डिपार्टमेंट है उनके अकॉर्डिंग उनको अलॉटमेंट नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं कमी अभी खलक रही है लोगों को कि कहीं ना कहीं
सही तरीके से, जिस तरीके से मोदी से अपेक्षाएं थी उस तरीके का कैबिनेट वो नहीं जमा पाए? देखिए, हमें एक आदत है, पिछले हम 60 ईयर्स अगर देखिए कि मेजोरिटी ऑफ टाइम जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट से, जी, तो उनके चुने हुए नेता होते थे, वो सब को मालूम था कि ये है वो है जी। अब नटवर सिंह का नाम आता था तो उनको पता कि ये फॉरेन एक्सपर्ट है। तो जी दूसरे जो लीडर्स थे सब लोगों के मतलब थे, उनको एक्सपीरियंस करके लोगों को पता था ये सरकार देखिए फर्स्ट सेकंड टाइम है वाजपेयी के बाद जी, थोड़ा सा फिर इनको एक्सपीरियंस की भी प्रॉब्लम है जी, कैसे इन्होंने मंत्रालय चलाने हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम बताएगा कि इनका कैसे ये अपना मतलब मोदी के मंत्री क्या कारगर साबित होंगे कि नहीं। हमारे साथ स्टूडियो में एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, विशाल सेठ जी, पंचकुला भाजपा के अध्यक्ष हैं। और विशाल जी, हम पहले ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो मोदी का मंत्रिमंडल है और जिन चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, क्या उनसे सफल नतीजों की अपेक्षा की जा सकती है। सुदर्शन जी कह रहे थे कि युवा चेहरों की कमी नजर आई, जिस तरह से नरेंद्र मोदी युवाओं की बात करते थे उस तरह से मंत्रिमंडल में वो युवा चेहरों को नहीं शामिल कर पाए। देखिए, युवाओं की बात करना और युवाओं को मंत्री बनाना दोनों भिन्न बातें हैं। हमारे युवा, हमारे देश का युवा इस समय थोड़ा परेशान है, तो उसके लिए उनके लिए हल करना एक मुद्दा है और युवाओं को मंत्रिमंडल में लेना एक दूसरा मुद्दा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बैलेंस्ड मंत्रालय बनाए हैं, मिनिस्टर बनाए हैं अपने। जिन लोगों के पास पास्ट एक्सपीरियंस है एग्जीक्यूशन का, उन लोगों को उन्होंने मंत्री बनाया। जो फर्स्ट टाइमर बने हैं एमपी, तो ठीक है, वो भी कुछ बने हैं फर्स्ट टाइमर एमपी, बट उनका पीछे पास्ट में एक्सपीरियंस रहा है, चाहे उनका स्टेट लेवल पे रहा हो, वहां पे मंत्रालय संभाला हो या कई प्रदेशों के अध्यक्ष रहे हो, तो उस तरह के लोग हैं। तो जो युवा हैं उनका भी नंबर लगेगा, ऐसी बात नहीं है जी। आने वाले समय में ये तो लंबी साथ ही विवेक और हम चर्चा कर रहे थे किस तरह से जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों से ज्यादा सांसद मंत्रिमंडल में शामिल किए गए। ये एक बाई चांस भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है जी। और अगर एक आधा मंत्री इस तरह से आ भी गया, पर किंतु आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो मंत्री उस काबिल नहीं है जी। हमारा विषय तो मंत्री काबिल हैं या नहीं ये होना चाहिए, और पूरे समूचे देश के लिए मंत्री हैं वो तो उन्होंने कोई अपने एक प्रदेश में तो काम करना नहीं है। वो मंत्री जो राज्य मतलब केंद्रीय मंत्री होते हैं वो पूरे राष्ट्र के लिए। जिस तरह से हिमाचल में बिल्कुल इग्नोर किया गया, हरियाणा में राविंद्रजीत सिंह को बना दिया गया, कृष्णपाल गुर्जर को बना दिया, हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले वीके सिंह को बना दिया, सुषमा स्वराज भी अंबाला से ताल्लुक रखती हैं। ऐसा लगता है कि हरियाणा उत्तराखंड को भी यहाँ पर नजरअंदाज किया गया है। नहीं, देखिए, सुषमा जी मध्य प्रदेश से जीती हैं, जहाँ से लेकिन रहने वाले हरियाणा अंबाला से ही हैं। देखिए, हरियाणा अंबाला से में ये पूरा देश पहले तो एक मानना शुरू करो जी आप, उसको बांटो मत। तो बाकी बात जहाँ तक हिमाचल की रही, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। हिमाचल प्रदेश को बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस मिलने वाली है हमारे। जेपी नड्डा को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हो सकता है जी। अब ये तो संगठन करेगा, पता नहीं क्या करना है। मगर आपने जो हिमाचल से बड़े करीबन 2 लाख वोटों से जीते जी, शांता कुमार जी, वो एक आपके बड़े कद्दावर नेता हैं जी, बीजेपी में, और अनुभव भी रखते हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं वाजपेयी जी के टाइम में, फिर उनको इग्नोर किया गया। तो 300 इग्नोर की बात नहीं होती, ये कोई इग्नोर नहीं होता। 335 या 334 लोग जो हमारे एमपी हैं, उसमें से लगभग 150 हमारे बहुत कद्दावर नेता हैं, पर किंतु आज मंत्रिमंडल के अंदर केवल 35 लोग लेने हैं जी। तो नेचुरली किसी और को लेंगे, जो कद्दावर नेता बन गए वो छूट जाते जी। वो तो वी हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर। और मोदी जी ने, ताकि बहुत ज्यादा बोझ न पड़े मंत्रालयों का भारत सरकार के ऊपर, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मंत्री बनाए हैं। और इस बार एक विशेष बात और होने वाली है कि हर मंत्रालय के अंदर एक एक विशेषज्ञ साथ काम करेंगे जी। तो आप उनकी वो सोच देखिए किस दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, और मन में किस प्रकार के सपने भारत के लिए लेकर चल रहे हैं, ताकि भारत के अंदर विशेषज्ञ साथ हो, मंत्री जनता का नब्ज पहचाने, वो लोग उस नब्ज को किस प्रकार से उसको लागू करें, ताकि लिमिटेड रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट ले सके। तो इसलिए विशेषज्ञ साथ लगाए।
जी। इसके अलावा जो अतिथियों की बात कर ले, समारोह में जो नहीं आए, जयललिता जी नहीं आई, ममता बनर्जी जी नहीं आई, ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकली ये लोग नरेंद्र मोदी की खिंचाई करते रहेंगी पूरे समय में? नहीं, खिंचाई तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कभी किसी भी प्रदेश को छोड़ने वाले नहीं है, चाहे वो जयललिता जी का प्रदेश हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो या कोई और प्रदेश हो। जी, नवीन पटनायक वो भी नहीं आए जी, चलिए वो नहीं आए, पर किंतु ऐसा है कि उन लोगों को भी, जिन लोगों को थोड़ा सा लगता था कि शायद उनकी अहम भूमिका होने वाली है सरकार बनाने में, और परमात्मा ने उनकी अभी नहीं सुनी, तो पर ऐसा नहीं है कि अगर परमात्मा ने थोड़ा सा उनकी मंशा पूरी नहीं की कि नरेंद्र मोदी जी नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी उनकी मंशाएं भी पूरी करेंगे, उनके प्रदेशों में भी पूरा विकास करवाएंगे। जी जी, उन लोगों को मतलब ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर होंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। ओथ टेकिंग सेरेमनी में एक चीज बड़ी दिलचस्प, वहाँ पे रिलायंस के जो मालिक है मुकेश अंबानी जी पहुंचे हुए थे, जबकि उनके अगेंस्ट एक दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एफआईआर लॉन्च की है, एक हाई कोर्ट में उनकी जो क्वाशिंग पिटिशन है उसको हाई कोर्ट ने डिसमिस नहीं की है, वो एक केस चल रहा है, सरकार को कह दिया हुआ है कि आप जांच करिए। तो आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर के एक खास आदमी को ओथ टेकिंग सेरेमनी में फ्रंट रो में बिठा रहे हो। देखिए ऐसा होता है कि आप जो बात कर रहे हो ना कि इसकी एफआईआर है, उसके अगेंस्ट नहीं है जी, पिछली सरकार में इतने लोगों के पास एफआईआर क्या, उनकी प्रूफ भी है, वो फिर मंत्री भी थे जी। ये तो आप एक देखिए कि अगर उनके ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, कोई उन्होंने गलत काम किया, उसकी उनको सजा भुगतनी पड़ेगी। लेकिन एक ओथ टेकिंग सेरेमनी, सुनिए ना सर, आप साथ साथ इस बात को दरकिनार नहीं कर सकते कि उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार भी इस देश के अंदर दिया है, पूरे विश्व के अंदर कई स्थानों पर देश का नाम ऊंचा भी किया है। ठीक है, जो उनके अच्छे पॉइंट्स हैं उसके लिए उनको वो बधाई के पात्र हैं, उसके लिए उनको जो भी सम्मान मिलना है वो मिलना चाहिए। किंतु जो उनके ऊपर कोई चार्जेस प्रूव होते हैं, कुछ होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे इस पक्ष में है कि यदि उन्होंने कोई गलती की या कोई उनके ऊपर एफआईआर लॉ होके वो प्रूव होते हैं चार्जेस, तो उसकी सजा भी मिलनी चाहिए। जी जी, सुदर्शन जी, इसके अलावा नजमा हेपतुल्ला एक लौती ऐसी मंत्री हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। आपको लगता है कि मोदी की ओर से एक गलत मैसेज गया है अल्पसंख्यक समुदाय की ओर? देखिए, मैं अभी इनफैक्ट थोड़ी देर पहले कह रहा था कि नजमा हेपतुल्ला के लिए तो एक लड्डू मिल गया है। एक तरफ शाहनवाज हुसैन जो बड़े कम वोटों से आ रहे हैं, अगर वो जीत के आए होते तो शाहनवाज हुसैन जो है वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में पक्का थे वो, और वो दूसरे जो मुख्तार अब्बास नकवी जी का एक स्टेटमेंट दाऊद के चक्कर में वो कहीं ना कहीं उन पर लेकिन सुदर्शन जी, जीत हार का तो कोई मतलब ही नहीं है। अरुण जेटली तो हार गए, लेकिन फिर भी एक अच्छे मंत्रालय में। देखिए, वो जो नकवी का जो स्टेटमेंट था कि वो अब दाऊद जैसे लोग भी बीजेपी में शामिल होंगे। मैं शाहनवाज हुसैन की बात कर रही हूँ। हाँ जी जी, कम मतों से हारे। शाहनवाज हुसैन का देखिए, जेटली का तो वो तय था, वो तो चाहे हारते जीते वो राज्यसभा के गुजरात से मेंबर भी है। तो शाहनवाज हुसैन के लिए थोड़ा सा ये है कि वो अभी देखना पड़ेगा कि कहाँ से एडजस्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर बनते नहीं बनते। ऑलरेडी प्रकाश जावड़ेकर को इन्होंने बना दिया है, मिनिस्ट्री दे दिया है, तो उसके लिए भी राज्यसभा सीट ढूंढना है अभी जी। इसके अलावा उमा भारती, प्रकाश जावड़ेकर, ये नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है मंत्रिमंडल में। हाँ जी। विशाल जी, जिस तरीके से स्मृति ईरानी इस बार उभर कर सामने आई है, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सुषमा स्वराज के बाद अगर दूसरा नाम कोई भाजपा में किसी महिला का आया तो स्मृति ईरानी है, क्योंकि पिछले लंबे समय से अगर भाजपा में किसी महिला ने गेन किया है तो स्मृति ईरानी है। जी, उनका तो कद काफी बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल बढ़ता जा रहा है जी। उनकी कार्यप्रणाली ऐसी है, उन्होंने ऐसे काम किए, उन्होंने पार्टी को बहुत बल दिया है, पार्टी को एक सशक्त महिला नेत्री मिली है, तो उनका कद तो बड़ा होना ही होना है जी। जी, सुदर्शन जी, आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, अभी एडीआर का जो रिपोर्ट है, जो करप्शन से रिलेटेड हम करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो दागी जो एमपीज हैं वो बीजेपी के जी। 33% जो बीजेपी के एमपीज हैं वो उनके ऊपर चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, बड़े बड़े आईपीसी के चार्जेस हैं। तो और कुछ जो अभी मिनिस्ट्री में भी चले गए हैं। तो ये बताएं कि आप करप्ट लीडरों को आप मिनिस्ट्री तक पहुंचा दिए, चलो एमपी तो बन गए, लोगों ने बना दिया जी। जी, करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि इन चुनाव में विशाल जी करप्शन और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या कहेंगे कि विरोधी दल तो करप्शन को लेकर घेराबंदी करेंगे? ठीक है, बिल्कुल बात सही है इनकी,
कि भ्रष्टाचारियों को कभी कोई स्थान नहीं देना चाहिए, किंतु कौन सा मंत्री भ्रष्ट जिसके चार्जेस प्रूव हो गए उसके मंत्री बनाया, मैं जरा जानना चाहूंगा इससे। देखिए, आपके जो गडकरी साहब हैं, गडकरी साहब है जो केजरीवाल उनके डिफेमेशन सूट में अंदर है, उनके ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया का एक डिटेल रिसर्च है, उनके वहां पे इनकम टैक्स के रेट पड़े थे, तो ऑलरेडी वो पेंडिंग है। अनुराग जी हैं आपके, देखिए अनुराग जी के 6 FIR उन पे लॉज है विजिलेंस का, धर्मशाला स्टेडियम का वो उनका केस चल रहा है। 33%, देखिए 33% आपका जो ADR है, ADR का रिपोर्ट है, वो इलेक्शन से 3 दिन के बाद वो जो एफिडेविट उन्होंने चुनाव आयोग को दिया है कि उसमें उन्होंने अपने आप एफिडेविट बताया कि ये चार्जेस हमारे हैं, ये ट्रायल पेंडिंग है। ट्रायल पेंडिंग है ना, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आरोप तय होना और किसी को आरोपी कह देना। देखिए, ट्रायल तो कलमाड़ी पे भी था, राजा पे भी था, उन पे अभी प्रूव हुए अंदर, क्यों कलमाड़ी पे प्रूव हुए, कौन कहता नहीं हुए? नहीं, उनके कॉमनवेल्थ गेम्स के उनके ट्रायल अभी इस टाइम्स ऑफ इंडिया एन अथॉरिटी व्हिच कैन इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ कि कौन करप्ट है कौन नहीं, ये जुडिशरी तय करेगी जी। ये उनका निर्णय तय करेगा। और मेरे हिसाब से मंत्री परिषद के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है मंत्रिमंडल के अंदर जिसके ऊपर चार्जेस डिसाइड हो गए हों, जो कन्विक्टेड हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है हमारी पार्टी। कन्विक्टेड गुजरात में आपके मिनिस्टर 3 साल के लिए अंदर डाला हुआ है, गुजरात के आपके मिनिस्ट्री में है, वहां पे मिनिस्टर है। आप बताइए जी, हमारे ऊपर है, आपके हाईकोर्ट ने स्टे किया हुआ, तो इसका मतलब कन्विक्टेड आपके गुजरात मोदी के उसमें थे। देखिए, आरोप नहीं, वो तय हुए, कोर्ट ने गिल्टी किया हुआ है कि 3 साल उनको इम्प्रिजमेंट दिया हुआ है, तो फिर उसके बाद वो मंत्री तो नहीं है। क्यों मंत्री नहीं है, क्या बात कर रहे हो? गुजरात के अंदर सिटिंग मिनिस्टर जिसको 3 साल कन्विक्शन है, वो सिटिंग मिनिस्टर है, बट हाई कोर्ट ने स्टे लिया हुआ है। स्टे लिया हुआ है, अभी केस चल रहा है, कोर्ट ने तो गिल्टी कर दिया है जी। पहले कोर्ट ने चलो उनको कन्विक्ट किया है, उनका पेंडिंग केस है ना जी, हाई कोर्ट पेंडिंग नहीं है, वो अपील पे गए हैं जी। देखिए, अब उस विषय के अंदर तो थोड़ी मेरी जानकारी भी नहीं है इतनी, जितना ये बात जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब कुल मिलाकर बात सीधी सी है जी कि भ्रष्टाचार के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी नहीं। विशाल जी, कहीं ना कहीं इस बार केंद्र को ये साबित भी करना होगा, नरेंद्र मोदी को खुद साबित करना होगा कि करप्शन और महंगाई जैसे 2 बड़े मुद्दे हैं और एक बेरोजगारी तीसरा बड़ा मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं आपको इस बार जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आगे लेके जाना है, हालांकि उन्होंने प्रदर्शन अपना अच्छा किया है इसमें, जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है और जिस तरीके का वो माहौल तैयार कर रहे हैं और गवर्नेंस और मैनेजमेंट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन पर दारोमदार तो है इस बार। नहीं, दारोमदार पूरा है जी। मैंने पहले भी कई बार ये बात चर्चा में आई है कि इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलना आसान है जी, किंतु यहाँ पर कॉन्फिडेंस का क्राइसिस हुआ है, विश्वास का क्राइसिस है इस समय हिंदुस्तान के अंदर, जो नरेंद्र मोदी ने बहुत बखूबी लोगों के अंदर विश्वास की किरण जागी है। ये बातें सेंसेक्स भी बता रहा है, लोगों के अंदर उत्साह भी बता रहा है, और आम जनमानस के अंदर भी बहुत सी उम्मीदें हैं, और उन सब उम्मीदों को पूरा करने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है मोदी जी के सामने। और पर मुझे पूरा विश्वास है कि आज तक के जो, क्योंकि एक आदमी की हिस्ट्री होती है, नरेंद्र मोदी जी का इतिहास ये बताता है कि आज तक उन्होंने जो भी चैलेंज लिया, उस चैलेंज को उन्होंने पूरी तरह से निभाया और उसके अंदर अपने आप को साबित करके दिखाया जी। तो आज इस परिस्थिति में भी वो साबित करके दिखाएंगे जी। रक्षा मंत्रालय एक बहुत ही अहम मंत्रालय है और ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वो मंत्रालय खुद संभालने वाले। ऐसा लग रहा है कि एक स्ट्रैटेजी नरेंद्र मोदी की नजर आ रही है, सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष को बुलाते हैं और रक्षा मंत्रालय अपने पास रखते हैं। ऐसा लगता है कि ग्लोबली सब कॉन्टिनेंट में इंडिया को वो एक पावरफुल कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारे प्रधानमंत्री इस तरह की स्ट्रेटेजिक पोजीशन में नहीं आएंगे तो भारत को हम जो विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं वो कैसे बनेंगे? पहले तो हम सब कॉन्टिनेंट के अंदर उभर के आएंगे। जी जी। विश्व गुरु की हम बात करते हैं, देखिए मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, हमारे चाइना ने हमारे लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितना जमीनों पे कब्जा किया है। आज के डेट में क्या है कि अगर रोहतांग जो है मनाली पे जो टनल है, अगर वो बंद है, रोहतांग पे बंद है, 6 महीने हम हैंडीकेप्ड हो जाते हैं। आप कारगिल के टाइम पे वो शुक्र है उन्होंने मई के महीने में वहाँ पे उन्होंने घुसपैठ किया था जी, मई के महीने में घुसपैठ किया था। सारा हमारा जो डिफेंस का जो सामान था वो मनाली होके लेह होके वहाँ पे कारगिल पहुंचा था। आप कैसे करो, आपके पास डिफेंस की क्या बात है? चाइना वाले आपके लद्दाख के दूसरे तरफ एयर स्ट्रिप्स बनाए हुए, बड़े बड़े हवाई अड्डे उतार रहे हो। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का रक्षा मंत्रालय अपने पास रखना, टनल है जो, देखिए इस पे क्या है कि वो
2010 से उसका काम चला है, उसका टारगेट 2015 था, उसका भी 60% कवर नहीं हुआ। डिफेंस का है, बीआरओ के अंडर काम कर रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि जब नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्रालय अपने पास रखेंगे तो रक्षा मंत्रालय में जो खामियां कमी है वो पूरी हो जाएंगी, ऐसा लग रहा है। देखिए वक्त आने वाला वक्त बताएगा ये। तो इसीलिए देखिए जो महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर कंट्री ने इंटरनेशनल फेलियर को सामना किया है पिछले कुछ वर्षों में, वो मंत्रालय, एक रक्षा मंत्रालय, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय है। जी। हमारे अंदर जो घुसपैठ हुई, जो हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रही, जो हमारे सैनिक सुरक्षित नहीं रहे, और उसके अंदर जो छुटपुट वारदातें भी करके उन्होंने कुछ हमारे सैनिक भी मारे, उससे एक आत्मविश्वास की कमी होती है जनता के अंदर। सुदर्शन जी, विशाल जी, जिस तरह से हम ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा कर रहे थे कि रक्षा मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास रहने वाला है, इस तरह से जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान है, चीन है, इनके साथ जो समय समय पर मतभेद होते रहते हैं, इसमें कोई कड़ा संदेश देने की कोशिश की है मोदी ने रक्षा मंत्रालय अपने पास रखकर? देखिए, एक बात का तो सीधा सीधा संदेश है कि क्योंकि मोदी जी एक यस एंड नो के बीच में कुछ नहीं बोलते, इधर यस और नो, देयर इज नथिंग इन बिटवीन यस एंड नो। तो इस प्रकार की छवि वाला व्यक्ति जो कड़े फैसले लेने में सक्षम हो, तो इस प्रकार के प्रधानमंत्री के पास रक्षा मंत्रालय होना, ये भी एक पड़ोसी देशों के शरारत करने के लिए रोकने के वाला एक प्रयास है जी। तो दोनों देशों को समझ लेना चाहिए, या इस बांग्लादेश के भी जो घुसपैठिए जो इधर उधर आ रहे हैं, तो ये एक कड़ा मैसेज तो है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो रक्षा मंत्रालय रखा कि वो अब वो बात नहीं चलेगी कि आपने हमारे अंदर घुस के 2 सैनिक मार दिए और हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जी वो तो उग्रवादियों ने मारे, उनकी फौज नहीं थी, सेना की वर्दी में आए थे, पाकिस्तानी सेना की वर्दी में। तो अपना इस प्रकार का छुटकारा लेने वाले नहीं है। हाँ जी, हम उनको मान सम्मान देंगे जो वो दिखाना चाह रहे हैं आज नवाज शरीफ जी को बुलाकर कि हम आपका मान सम्मान करेंगे, हम एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहना चाहते हैं, आप रहिए। किंतु यदि किसी, मैं आपको बता रहा हूं कि यदि उस प्रकार की छुटमुट कोई वारदात करने का प्रयास किया, उसका मुंह तोड़ जवाब कई गुना वेग से भारत इस बार जवाब देगा। विशाल जी, कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय में की अगर हम बात करें, काफ़ी कुछ काम करने वाला है रक्षा मंत्रालय में, क्योंकि इससे पहले की जो रिपोर्टें आई थी रक्षा मंत्रालय की बेहद ख़राब थी, बजट की कमी का अनुभव बताया जाता था, सेना के टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी कमी मानी जाती थी। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अगर आते हैं तो सबसे पहले जो सेना के जो ढर्रे को दुरुस्त करने का काम शायद करें। बिल्कुल, देखिए AK एंटनी जी ईमानदार हो सकते थे जी, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी, किंतु वो किसी भय के अंदर अपना मंत्रालय चलाते रहे। इतने बड़े पद भय से नहीं चलाए जाते, आपको ईमानदार और बोल्ड दोनों होना पड़ेगा। यू हैव टू बी बोल्ड आल्सो। जी सुदर्शन जी, नवाज शरीफ का भारत आना, जो विरोधी जो आलोचना करते रहे हैं नरेंद्र मोदी की, वो इस रुख को बड़े ही आलोचना कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को बुलावा क्यों भेजा गया। देखिए, इस पे क्या है कि जब भी हमारे यहाँ देश में, जैसे अभी 2 सैनिकों के सर काट के ले गए, कश्मीर के अंदर जब भी घुसपैठिए होते थे, या मुंबई में टेरर अटैक हुआ, तभी जो अपोजिशन पे थे, इनका स्टेटमेंट ये था कि आप अटैक करो, आप अटैक क्यों नहीं करते, लड़ाई करो जी। और वो जब उनके जो डेलीगेशन इधर आए तब तो कहा कि आपने बिरयानी खिलाया। देखिए, वो उससे आप मुकर नहीं सकते हो। आप इलेक्शन पे देखिए, आपके इलेक्शन पे एक मुद्दा यही था, पाकिस्तान। आप डिफेंस मिनिस्टर को पाकिस्तान का एजेंट कहते हो, दिल्ली के एक्स चीफ मिनिस्टर को आपने पाकिस्तान का एजेंट कह दिया, AK-49 AK-47। तो आज आप एक रेड कारपेट पे आप नवाज शरीफ को आप वेलकम कर रहे हो, उसको आप पता नहीं चिकन खिला रहे हो या चिकन बिरयानी, तो शायद मेनू में है नहीं, वो राष्ट्रपति का वो आ गया। तो वो थोड़ा सा एक डबल स्टैंडर्ड लगता है कि आप इलेक्शन से इमीडिएट आप रिजल्ट आने के बाद आप टर्न करते हो। क्योंकि अभी भी देखिए, दाऊद वहां पे पड़ा हुआ है, हाफिज सईद वहां पड़ा है, कश्मीर में इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद हमारे सैनिक मर रहे हैं, अटैक डेली के डेली हो रहे हैं। तो आप इधर से वेलकम करिए, एक आप अपना एक कंक्रीट कुछ स्टैंड रखिए कि हम ये है जी। विशाल जी, क्या कमेंट करना चाहिए? देखिए, जो भी उनके जो भी छुटपुट वारदातें उन्होंने की, जो हमारे सैनिक मारे, हमारे इनके रिएक्शंस कोई 1-1 साल बाद नहीं दिए जाते, ये तुरंत रिएक्शन देने वाली बातें होती हैं। आज उन्होंने हमला किया, तुरंत वापस, तुरंत उसको पाठ तभी पढ़ाया जाता है। आज हम उसको 1 साल के बाद उसको रिएक्ट करेंगे तो हमने कोई लड़ाई नहीं। बेसिकली हमारा मन ये है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है कि हमारा पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छे संबंध होने चाहिए। हाँ, अगर कोई बिगाड़ने का प्रयास करता है, अगर कोई बिगाड़ने के ललकारता है, तो हम उस ललकार को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। नरेंद्र मोदी का चुनाव से पहले ये बयान भी आया था, ना हम पड़ोसियों से आंख झुकाकर बात कर सकते हैं और ना ही आंखें दिखाकर। हाँ जी।
तो कहीं ना कहीं अगर आपके ऊपर कोई हमला हो रहा तो जवाब आपको साथ के साथ देना नहीं, लेकिन अभी भी देखिए हमारे मुंबई में जो ताज अटैक के वो गुनाहगार वहाँ पे पाकिस्तान में है, दाऊद इब्राहिम जो मुंबई में इन्होंने बम कांड किया था, उसके बारे में आप क्या स्टैंड करते हो? वो तो आप मिलिटेंट्स तो वहाँ छुपे हैं। कश्मीर पे देखिए, कश्मीर का एक पूरा जो एरिया है वो पूरा पाकिस्तान मतलब सपोर्टेड टेररिज्म है जी। अब क्या वहाँ पे आपका स्टैंड है, आप बताइए क्या करोगे? एक सेकंड जी, इनकी बात कर ठाकुर साहब, यू आर पुटिंग कार्ट हेड ऑफ हॉर्स। अभी तक वो दफ्तर में एक दिन पहले दिन बैठे भी नहीं है जी जी। कि आप उनसे पहले स्टैंड पूछ रहे हो। नवाज शरीफ तो दफ्तर से पहले ही तो आ गए इंडिया में। नवाज शरीफ आप समझ, आपको मैं बात बता रहा हूँ पहले रेड कार्पेट पे चल के आ रहे हैं। आप समझिए, आप रिलेशन बिगाड़ना चाहते हैं क्या पड़ोसी के साथ? हम कह रहे हैं कि हम आपका मान सम्मान करेंगे, हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप ढंग से रहना चाहते हो तो पहल उसके लिए हमें ही करनी पड़ेगी। और अगर आप उस हमारे मान सम्मान को कहीं हमारी कमजोरी समझते हो तो फिर हम ललकार को भी एक्सेप्ट करने को तैयार बैठे। पहले सुनिए, आप मेरे को कह रहे हो उसके लिए क्या किया, दाऊद के लिए क्या किया। अभी मोदी जी तो कार्यालय में बैठे भी नहीं है, अपनी कुर्सी में बैठे भी नहीं है। आपने पहले कहना शुरू कर दिया कि क्या किया। नहीं, मैं यहाँ रोकना चाहूंगी विशाल जी। वो ये कहते हैं कि क्या स्टैंड करेंगे, क्या अपेक्षा कर सकते हैं। बार बार बता रहे हैं, मैंने क्या, मोदी जी ने मंच से कहा है लेट हिम प्रूव हिमसेल्फ, गिव हिम सम टाइम। अगर वो अपनी कही कथनी और करनी में अंतर करते हैं तब आपको बोलने का आपके पास अधिकार है। नहीं, उससे पहले बिना बात के नहीं। विशाल जी, इमीडिएट अटैक की जो बात आपने की, इमीडिएट रिटेलिएट करने की जो बात आपने कही है, जिस तरह से वहां पर उसामा को मारा गया पाकिस्तान में, क्या इमीडिएट अटैक उसी तरह से दाऊद का भी होगा? देखिए, ये समय बताएगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो इसमें कोताही नहीं बरतेंगे मोदी जी। पर किंतु क्या उस वैसी परिस्थिति होगी तभी किया जाएगा। बिना परिस्थिति के, बिना बात पे किसी के ऊपर हमला करना, और जब ये तब की जाती है जब बातचीत से बात हल नहीं होती। अमेरिका ने भी कई वर्ष लगा दिए। नरेंद्र मोदी ने चुनावों से पहले साफ कहा था कि दाऊद अगर पाकिस्तान में है तो कहीं ना कहीं दाऊद को भारत लाने की जरूरत है या एक उस पर एक्शन प्लान किया जाए। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती तो होगी। अपेक्षाएं क्योंकि रक्षा मंत्रालय अपने पास रख रहे हैं तो कुछ ज्यादा हो गई हमें भी। जिस प्रकार से भी जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो किया जाएगा। किंतु हम यहां से बैठे इन बातों के कयास ना लगाएं कि वो ड्रोन अटैक होगा या कुछ और होगा। क्या पता, आजकल बहुत सी बातें दबाव से भी हो जाती हैं। आजकल इकोनॉमिक लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। तो पाकिस्तान को आज बहुत चरमराई परिस्थिति के अंदर है। हिंदुस्तान फिर भी बहुत उससे बेटर पोजीशन में है, और हिंदुस्तान के पास रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, गुड ब्रेन्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान से बहुत अच्छा है। तो जबकि पाकिस्तान तो वैसे ही लड़खड़ाया हुआ है, तो उसको कई नब्जें दबाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि उसका गला पकड़ के बात करनी है, उसकी कई नब्जें दबाने का हिंदुस्तान के पास तरीका है। तो जैसे भी होगा वैसे लाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर मुझे ये लगता है, देखिए बीजेपी का आपका एक मुद्दा था राम मंदिर और 370, वो आपका शुरुआती मुद्दा था। उसमें कई लोगों ने डोनेशन दिए, 20 सालों से डोनेशन दिए राम मंदिर। आप उस पर आप मंदिर बनाओगे, कब बनाओगे? धारा 370 हटाओगे, इस पे क्या कहेंगे सेठ साहब? सीधी सी बात है जी, कोर्ट ने फैसला कर दिया है जी। जो कोर्ट का फैसला है वो लागू किया जाएगा जी। मैटर इज ओवर। मतलब मंदिर नहीं बनेगा जी। जो कोर्ट का फैसला है भाई साहब, कानूनी तरीके से मसला सुलझाएंगे। जो कोर्ट का फैसला है वही हमारा फैसला है, और उसी के अनुसार काम होगा। उन्होंने ये नहीं कहा मंदिर नहीं बनेगा, तो कोर्ट के फैसले को पढ़ के आइए जी जी। कानूनी सीमाओं के अंदर उन्होंने घोषणा पत्र में लिखा हुआ है मोदी जी ने, कानूनी सीमाओं के अंदर राम मंदिर का निर्माण होगा, संभव होगा तो होगा। जो कोर्ट का फैसला है उसके अनुरूप काम होगा। लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल जी। धारा 370 जी। धारा 370 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि धारा नहीं, स्टैंड क्या आपके पास मेजोरिटी है, आप हाँ तो करेंगे ना। हमने घोषणा पत्र में, मैं वही कह रहा हूँ, जो स्टैंड है करेंगे ना जी। जो हमने कहा घोषणा पत्र। वो उमर अब्दुल्ला कहता है कि 370 कभी हट नहीं सकता जी। वो स्टेट का राइट है, वो हट नहीं सकता। ये इसमें जो जरूरी अमेंडमेंट्स लानी होंगी वो लाई जाएंगी जी जी। ऐसा नहीं है कि किसी बात का हल नहीं है, उसके प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा और उसको थ्रू किया जाएगा जी। तो विशाल जी क्या भाजपा ये संकेत देना चाहती है या कहना चाहती है कि मोदी जी के पास ही मैजिक की वो छड़ी है कि वो हर चीज को घुमाएंगे और हर चीज जो मुश्किल है वो समाधान हो जाएगी? नहीं, मोदी जी के पास जादू की छड़ी नहीं है। मोदी जी के पास विल पावर है, विल टू डू है। छड़ी, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती। जिसके पास विल टू डू होती है, जिसके पास काम करने की मन की शक्ति होती है,
वो अपने पार कर लेता है जी। एक आप हमें बस सोचना है कि यस आई हैव टू डू इट एंड आई विल डू इट, बस इतना मात्र सोचना होता है, बाकी आपने अब जादू की छड़ी आपने पा जाती है। जी विशाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, समय समाप्ति के कगार पर आ गया। सुदर्शन जी उम्मीद करेंगे कि विशाल जी के जवाब से आप संतुष्ट होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का। हमारे विवेक अब समाप्ति कर देते हैं चर्चा की। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद हम भी यही करेंगे कि देश में जिस नमो युग की शुरुआत की बात कही जा रही है, लोगों को भी अच्छे रिजल्ट्स, नतीजे देखने को मिले। हमारी शुभकामनाएं भी नरेंद्र मोदी के साथ हैं। फिलहाल प्राइम के चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।